ऑफ यू, आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। कल हमने कोलाइड्स के बारे में पढ़ा था और उसका इंट्रोडक्शन देखा था। आज का हमारा टॉपिक है कोलाइडों का वर्गीकरण। ठीक है, किसी भी कोलाइडी विलयन के अंदर क्या होती है, एक तो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है और एक क्या होता है, परिक्षिप्त या परिक्षेपण माध्यम होता है। ठीक है, अर्थात जिसमें कोलाइडी कण घुले हुए होते हैं उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, और जो कोलाइडी कण होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार कोलाइडी विलयन दो प्रावस्थाओं का क्या होता है, विस्मांगी मिश्रण होता है, हेटेरोजीनियस सिस्टम में। कोलाइडी विलयन को अपन निम्न आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। अब पहला है कि परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर अगर अपन कोलाइड्स का क्लासिफिकेशन देखें तो किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो इस आधार पर कोलाइड कितने 8 प्रकार के सिस्टम संभव होते हैं कोलाइड्स के अंदर। कौन कौन से हैं, देखिएगा कि जब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही ठोस हो, ठीक है, तो क्या बनता है, ठोस सोल का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए अगर अपन बात करें, खनिज, रूबी, कांच, रंगीन हीरे, धातु मिश्रण, ये सब क्या है, ठोस सोल के उदाहरण हैं। ठीक है, दूसरा अगर देखें अपन कॉम्बिनेशन, अगर परिक्षिप्त प्रावस्था क्या हो, ठोस हो, और परिक्षेपण माध्यम क्या हो, द्रव हो, तो क्या बनता है, केवल सोल बनता है। सोल के उदाहरण देखें अगर अपन, तो पैंट्स हैं, अंडे की सफ़ेदी है। ठीक है, अंडे के अंदर जो सफ़ेद पार्ट होता है, एल्बुमिन प्रोटीन, वो स्टार्च है, गंधक है, AS2 AS3 है, तक ठीक है, सोना, ठीक है, आदि का जल में क्या होता है, कोलाइडी विलयन होता है। उसी प्रकार अगर अपन ठोस और वाष्प या गैस की बात करें, ठीक है, जिसमें परिस्थिति प्रावस्था तो क्या हो, ठोस हो, और परिक्षेपण माध्यम क्या हो, गैस हो, तब क्या बनता है, एरोसोल बनता है। ठीक है, जैसे कि धुआं है, धूल भरी आंधियां हैं, ये सब क्या है, एरोसोल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अपन कॉम्बिनेशन देखते हैं, द्रव अर्थात परिक्षेपण प्रावस्था तो है द्रव, और परिक्षेपण माध्यम कौन सा है, ठोस, तो क्या बनता है, जेल बनता है। ठीक है, जैसे उदाहरण है इसके खाने की जेलियाँ, पनीर, मक्खन, दही, जो बूंद पॉलिश है, वो जेल के एग्जाम्पल हैं। उसके पश्चात है कि द्रव का द्रव में, ठीक है, अर्थात परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव हो तो क्या बनता है, इमल्सन या पायस बनता है। ठीक है, उदाहरण के लिए है दूध, क्रीम और इमल्सिफाइड ऑयल होते हैं, वो इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है इसका द्रव और वाष्प का, अर्थात परिक्षेपण प्रावस्था तो क्या है, द्रव है, और परिक्षेपण माध्यम क्या है, जब गैस हो तो क्या बनता है, लिक्विड एरोसोल बनता है। जैसे कि कोहरा है, ठीक है, सर्दियों के दिनों में जो कोहरा देखने को मिलता है वो क्या है, लिक्विड एरोसोल का एग्जाम्पल है। और क्या है, बादल। ठीक है, सेवंथ है कि गैस और ठोस, अर्थात परिक्षिप्त प्रावस्था गैस हो और परिक्षेपण माध्यम क्या हो, ठोस हो, तो क्या बनता है, सॉलिड फॉर्म। ठीक है, जितने भी फॉर्म लाइक होते हैं, जैसे कि अपन केक देखते हैं, ब्रेड है, फोम है, रबड़ है, ठीक है, शुष्क समुद्री जो झाग होते हैं, ठीक है, प्यूमिक स्टोन्स, जावा पत्थर जो होते हैं वो, ठीक है, जो देखने में तो विशाल होते हैं लेकिन एकदम लाइट वेट होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, प्यूमिक पत्थर होते हैं, स्टोन होते हैं। ठीक है, वो इसका एग्जाम्पल है। लास्ट है कि गैस और द्रव, ठीक है, जब क्या गैस हो, क्या हो, परिक्षिप्त प्रावस्था हो, और लिक्विड क्या हो, परिक्षेपण माध्यम हो, तो क्या बनता है, फॉर्म बनता है। जैसे कि नॉर्मल फॉर्म है, क्रीम है, ठीक है, जर्दी है, वो सारे के सारे इसका एग्जाम्पल हैं। ठीक है, दूसरा आधार देखते हैं कि कोलाइडो की उपस्थिति के आधार पर, ठीक है, कि डिपेंडिंग अपॉन द अपीयरेंस ऑफ कोलाइड, कि कौन कौन से हैं। पहला तो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर देख लिया अपन ने, ठीक है, जिसमें 8 प्रकार के सिस्टम पाए जाते थे। दूसरा है कोलाइडो की उपस्थिति के आधार पर, जिसमें अपन पहला टाइप देखते हैं सोल का, कि जब कोलाइडी विलयन तरल द्रव्य के रूप में दृष्टिगोचर होता है, अर्थात हमें दिखता है, ठीक है, यह उपस्थित होता है, तो क्या कहलाता है, सोल कहलाता है। इनका नामकरण परिक्षेपण माध्यम की अवस्था के नाम के बाद किया जाता है। ठीक है, अर्थात डिस्पर्स्ड जो मीडियम है उसके बेसिस के ऊपर इनका नाम किया जाता है। ठीक है, अगर परिक्षेपण माध्यम क्या हो, जल हो, तो अपन इन्हें क्या कहेंगे, हाइड्रोसोल कहेंगे। और परिक्षेपण माध्यम यहाँ पर क्या हो, अगर एथेनॉल हो तो क्या करेंगे, इसको एल्कोसोल। परिक्षेपण माध्यम बेंजीन हो तो अपन इसको क्या कहेंगे, बेंजोसोल।
और परिक्षेपण माध्यम अगर वायु हो तो अपन इसको क्या कहेंगे, एरोसोल कहते हैं। सेकंड इसका टाइप है जेल, कि जब कोलाइडी अर्ध ठोस अवस्था के समान प्रतीत होता है, ठीक है। जब कोलाइड क्या सेमी सॉलिड जस्ट लाइक जेल स्ट्रक्चर, जैसे जेल देख नॉर्मल लाइफ डेली रूटीन लाइफ में अपन जो जेल देखते हैं, ठीक है, वैसे अगर कोलाइड है तो भिन्न भिन्न प्रकार के जेल की कठोरता भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। और कुछ पदार्थ सोल तथा जेल दोनों प्रकार का व्यवहार दर्शाते हैं। जैसे ऐसा व्यवहार परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम की तुलनात्मक सांद्रता के कारण प्रदर्शित होता है। जैसे उदाहरण की बात करें अपन जिलेटिन, तो जिलेटिन क्या होता है कि उच्च ताप व निम्न सांद्रता पर जलीय परिक्षेपण माध्यम में तो क्या करता है, हाइड्रोसोल के रूप में होता है, जबकि निम्न ताप और उच्च सांद्रता पर ये क्या करता है, जेल के रूप में आकार ग्रहण कर लेता है। अब कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो सोल तथा जेल दोनों की तरह व्यवहार करते हैं अलग अलग कंडीशंस के अंदर। जैसे यहाँ पर जिलेटिन का एग्जांपल लेके बता रखा है कि जो जिलेटिन होता है वो उच्च ताप और निम्न सांद्रता पर, हाई टेम्परेचर और लोअर कंसंट्रेशन पर तो क्या करता है, हाइड्रोसोल की तरह व्यवहार करता है। और अगर अपन लोअर टेम्परेचर और हाई कंसंट्रेशन की बात करें तो जो जिलेटिन है वो क्या जेल के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। तीसरा इसका बेसिस है कि परिक्षिप्त प्रावस्था पर उपस्थित विद्युत आवेश के आधार पर, ठीक है, जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण हैं, ठीक है, उसके ऊपर कौन सा इलेक्ट्रिक चार्ज है कि उसके बेसिस के ऊपर देखते हैं कि कितने भाग के उसमें डिवाइड होता है ये, कि धनावेशित कोलाइड, ये कोलाइड कणों के धनावेशित होने के कारण परिक्षिप्त प्रावस्था क्या हो जाती है, धनायनिक हो जाती है। उदाहरण की बात करें अगर अपन, जैसे कि जल में ठोस FeOH का होल्ट्राइज का विलयन TiO2 का सोल, ठीक है। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड है, टाइटेनियम ऑक्साइड है, इसका उदाहरण है धनावेशित कोलाइड के, कि जब परिक्षिप्त प्रावस्था पर, ठीक है, क्या हो, धनावेश हो तो क्या कहलाते हैं, धनायनिक कोलाइड या धनायनिक वाहक कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि ऋणावेशित कोलाइड, कि जो परिक्षिप्त प्रावस्था पर अर्थात कोलाइड कणों के ऋणावेशित होने के कारण क्या क्या परिक्षिप्त प्रावस्था क्या हो जाती है, ऋणायन का वाहक हो जाती है। अर्थात जो परिक्षिप्त प्रावस्था पर क्या हो, ऋणावेश हो, ठीक है, तो क्या ऋणायन का वाहक करती है। जैसे कि उदाहरण की बात करें अपन, जल में AH2S3 का विलयन, ठीक है, या ताम्र या कॉपर का सोल, ठीक है, आर्सेनिक सल्फाइड का उदाहरण है इसका, ठीक है। चौथा आधार है इसका कोलाइड कणों की संरचना के आधार पर, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ कोलाइड पार्टिकल्स, ठीक है। अब कोलाइड कणों के आधार पर क्या क्या कैसे वर्गीकृत किया गया है इसको देखते हैं कि कोलाइड कणों को संरचना की दृष्टि से दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। पहला है आणविक कोलाइड और दूसरा है मिसेलर कोलाइड, ठीक है, कि आणविक कोलाइड के कण वृहद आकार के रूप में होते हैं जिनकी संरचना छोटे अणुओं में के समान होती है, ठीक है। जबकि परमिसेलर कोलाइड के कणों में बहुत से छोटे छोटे कणों के समूह का योग होता है, ठीक है। अब कणों के संरचना के आधार पर इसे दो भागों में विभाजित किया गया है, एक तो मैक्रोमोलिक्यूल्स अर्थात आणविक कोलाइड के रूप में, ठीक है, और दूसरा है मिसेलर कोलाइड, ठीक है। तो मोलिक्यूल में आणविक कोलाइड में तो क्या होता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं अर्थात जो पार्टिकल्स की साइज होती है वो बड़ी होती है, ठीक है, जिनकी संरचना छोटे अणुओं के समान होती है। जबकि मिसेलर कोलाइड की अगर अपन बात करें तो मिसेलर कोलाइड में क्या होता है, बहुत से छोटे छोटे समूहों का योग होता है, ठीक है। अर्थात छोटे छोटे समूह मिलकर आपस में जुड़े रहते हैं जिसके कारण वो बड़े दिखाई देते हैं। इनमें कोलाइड कण परस्पर क्या सहसंयोगी वान बल के द्वारा आकर्षित होते हैं, किसके अंदर, मिसेलर कोलाइड्स के अंदर। उदाहरण की अगर अपन बात करें तो आणविक कोलाइड का उदाहरण है एल्ब्यूमिन, सिलिकॉन और रबड़। जबकि मिसेलर कोलाइड कौन कौन से होंगे, साबुन, अपमार्जक, अपमार्जक का मतलब जो डिटर्जेंट अपन काम में लेते हैं वो, और गंधक और सोना, किसके उदाहरण है, मिसेलर कोलाइड के। पांचवा इसका आधार है रासायनिक संगठन के आधार पर, ठीक है, बेस्ड ऑन द केमिकल कंपोजिशन। पहला है इसके बेसिस के ऊपर अपन अगर इनऑर्गेनिक कोलाइड की बात करें, ठीक है, तो कौन कौन से उदाहरण है इसके इनऑर्गेनिक कोलाइड के, धातु, धातु में देखें अपन सिल्वर गोल्ड के सोल, और अधातु की अगर बात करें तो ग्रेफाइट और गंधक, ठीक है। उसी प्रकार अगर अपन ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड देखें तो फेरिक हाइड्रोक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड है जो कि इसका उदाहरण है। क्रिस्टलीय लवण देखें इसके अंदर तो सिल्वर ब्रोमाइड और आर्सेनिक सल्फाइड किसके उदाहरण होंगे, इनऑर्गेनिक कोलाइड के। दूसरी अगर अपन बात करें कार्बनिक कोलाइड की, ठीक है, ऑर्गेनिक कोलाइड की, तो कुछ समधुर्य सोल होंगे जैसे बेंजीन में रबर, ठीक है,
इसके अंदर कुछ होते हैं विषम ध्रुवीय सोल, जिसमें प्रोटीन और प्रोटीन जेल में साबुन, ठीक है। और हाइड्रोक्सी सोल की बात करें तो क्या, स्टार्च। उसके बाद में नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट है ये वाला छठा, जिसमें परिसपर्ण माध्यम और परिक्षेप प्रावस्था के मध्य आकर्षण के आधार पर, ठीक है। जब परिक्षेप प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों के बीच में जब कोई अनोन्य क्रिया हो या फिर इंटरेक्शन हो, तो क्या उसके बेसिस के ऊपर कितने भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, इसको अलग से कई बार पूछा जाता है। यह वर्गीकरण अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण है। इस वर्ग में सम्मिलित कोलाइडीकरण में परिक्षेपण माध्यम संपूर्णतः द्रव ही होता है। इन्हें सोल भी कहते हैं। अतः इस आधार पर कोलाइडी विलीनों को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन से भाग होंगे दो? पहला है द्रवस्नेही कोलाइड, ठीक है, जिसे अपन लियोफिलिक या सोलवेंट लविंग कोलाइड्स भी कहते हैं या सोल कहते हैं, ठीक है। द्रवस्नेही कोलाइड ऐसे कोलाइड विलयन जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम से प्रबल आकर्षण रखती है, ठीक है, उन्हें द्रवस्नेही कोलाइड कहते हैं। अर्थात परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में बहुत अधिक आकर्षण होता है। ऐसे कोलाइड विलयन अत्यंत स्थायी या उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। यदि परिक्षेपण माध्यम के रूप में जल उपस्थित हो तो इन्हें अपन क्या कहेंगे, द्रवस्नेही कोलाइड कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें अपन, गोंद, जिलेटिन, स्टार्च और दूध और प्रोटीन, ठीक है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, द्रवस्नेही कोलाइड, अर्थात द्रव के साथ स्नेह रखेंगे। स्नेह का मतलब एक दूसरे के तरफ आकर्षित होंगे। तो इस तरह के जो कोलाइड होंगे वो क्या कहलाएंगे, द्रवस्नेही कोलाइड, ठीक है। और अगर अपन परिक्षेपण माध्यम के अंदर द्रव यूज ले तो भी इसको द्रवस्नेही कोलाइड या हाइड्रोफिलिक कोलाइड कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली इसे अपन लियोफिलिक कोलाइड कहते हैं। दूसरा है द्रव विरोधी कोलाइड, ठीक है, जिसे लियोफोबिक कहते हैं। ऐसे कोलाइड जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के प्रति कोई विशेष आकर्षण नहीं होता, ठीक है। अर्थात इनमें किसी प्रकार का आकर्षण नहीं होगा। दोनों या तो परिक्षिप्त प्रावस्था ना परिक्षेपण माध्यम एक दूसरे की तरफ आकर्षित नहीं होती या कोई विशेष आकर्षण देखने को नहीं मिलता, ठीक है। वो कौन से होंगे, लियोफोबिक या फिर द्रव विरोधी कोलाइड, ठीक है। ऐसे कोलाइड विलयन अस्थायी तथा क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। यदि परिक्षेपण माध्यम के रूप में जल उपस्थित हो तो इन्हें अपन द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं, ठीक है। उदाहरण की बात करें जैसे कि फेरिक हाइड्रोक्साइड है, आर्सेनिक सल्फाइड है, सोना है, कॉपर है, गंधक है आदि द्रवस्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है द्रवस्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइडों में क्या अंतर होता है, ठीक है। इसको हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।